लास्ट क्लास में हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे थे ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे से जो रहेंगे उनको हम फिर करेंगे फिर सिंपल इंटरेस्ट। सक्सेसिव डिस्काउंट
एमआरपी से सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस से एमआरपी निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आपको पता है डिस्काउंट जो होते हैं ना एमआरपी पर दिए जाते हैं। अगर वो सारे डिस्काउंट एमआरपी में से माइनस कर लेंगे तो सेलिंग प्राइस के बराबर वैल्यू ही तो रह जाएगी। डिस्काउंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपको बताया। जैसे यहाँ पर आप देखिए एमआरपी कितना है 15,000, 3 डिस्काउंट दिए हैं, ये सक्सेसिव की फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि आप तीनों को ऐड करके एक साथ दे सकते हैं, अलग अलग आपको तीनों डिस्काउंट देना। पहले आपको 5% डिस्काउंट देना है, जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू पर 10% एक और डिस्काउंट देना है, फिर जो वैल्यू बचेगी लास्ट में जाके एक और 20% डिस्काउंट देना है। तो तीनों डिस्काउंट अलग अलग देना है। आपको बताया था कि डिस्काउंट जब हम क्रमिक रूप से दे रहे होते हैं, सक्सेसिव की फॉर्म में दे रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है उन सबको एक बार में ही फाइनल कर लिया। आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 35%। ये 35% डिस्काउंट है क्या? नहीं, मैंने कहा था ये 35% से कम हो जाएगा, क्योंकि ये आपको एक साथ नहीं देना है, आपसे बोला क्रमिक रूप से देना है। तो आप देखिए एक तरफ एमआरपी लिख दो, एमआरपी हमारे पास कितना है 15। अब जितने डिस्काउंट है इनको आप एक एक करके माइनस कर लो। पहला डिस्काउंट हमारा कितना परसेंट था 5%। तो अगर 5% माइनस करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 95 बटा। आप 5% का फ्रैक्शन भी ले सकते हो। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। अब 1/20 माइनस करेंगे तो 19/20 डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख लो, अगर 5 से डिवाइड करोगे ना तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आएगा। मतलब बात वही है, चाहे आप 1/20 से कर लो, चाहे आप 5% माइनस करो। आगे आप देखिए अगला डिस्काउंट हमारे पास कितना है 10। तो ये जो अगला वाला डिस्काउंट होता है ना, ये हमको बची हुई वैल्यू पे दिया जाता है। इस 15,000 पे नहीं मिलेगा। पहला डिस्काउंट माइनस करके उसकी कीमत जितनी कम हो जाए, अब ये जो कीमत रह गई इस वस्तु की, इसमें से आपको कितना माइनस करना है। तो ये जो आपके पास होल वैल्यू दिखी हुई दिख रही है ना, ये 15,000 में से माइनस करने के बाद जो भी बचा हुआ है ये 100% है आपके लिए। फिर आप 10% माइनस करो, 10% माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 10% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90% ही तो बचेगा। अगला डिस्काउंट एक और है 20% का, तो 20% अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा 80। तो आपको 3 डिस्काउंट दे रखे, तीनों आपको अलग अलग ही माइनस करने। जब आप ये डिस्काउंट माइनस कर लेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होगी किसको सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट तो माइनस हो चुका है, तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचेगा वही एक्चुअल सेलिंग प्राइस बचेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 0 कट जाएगा यहाँ से। 20 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 बार, और 20 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बार। आप देखो 20 और 5 का मल्टीप्लाई 100 होता है, 100 से आप कितने 0 काटेंगे 2 एक 0 और बचा है, तो इसको भी निकाल लो। अब हमारे पास ये बचा है 15 इंटू 19 इंटू 9 और इंटू भी कितना बचा है, तो 15 इंटू 4 कितना होगा 60, 19 इंटू 9 कितना होगा 171। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 6 का एक बार, 17 इंटू 6 100। यानी कि इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस बच रहा है वो कितना बच रहा है 10,260। अगर आपसे पूछा जाए इस वस्तु पर कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, कैसे निकालना। ये तो सेलिंग प्राइस है, आपने सेलिंग प्राइस पूछा था, तो सेलिंग प्राइस कितना है 10,260। एमआरपी कितना था, तो ये तो एक कॉमन सी बात है, कोई चीज जिसकी कीमत 15,000 बताई गई है और वो आपको मिल गई 10,260, तो कुछ तो पैसा कम किया है ना उसने, और जितना पैसा कम किया होगा वही तो डिस्काउंट होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर, तो डिस्काउंट निकालने के लिए एमआरपी में से सेलिंग प्राइस घटा दो। कितने रुपए की थी ये वस्तु 15,000 और आपको मिली कितने में 10,260। तो अगर हम यहाँ से चेक करें तो ये हमारे पास डिस्काउंट कितना हो रहा है 4,740। ये हमारा एक्चुअल में डिस्काउंट, जितने रुपए कम हुए वही डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट पूछेगा तो आपको एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देना। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस बताइए तो वो तो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो एमआरपी से सेलिंग प्राइस निकालने का कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं, केवल आपको एक ही तरीका ध्यान रखना है, चाहे आप इसको फ्रैक्शन में माइनस करो चाहे परसेंटेज, वो आप पे डिपेंड करता है जो आपको ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर रेशियो बना के करने का मन करता हो तो आप जितने डिस्काउंट है, जैसे 5% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई 5/100 को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 10% का 1/, और 20% का 1/5। अगर आप इनको माइनस करते रहेंगे तो रेशियो निकल के आएगा कुछ 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में से 1 घटाइए, 5 में से 1 घटाइए 4। ये जो डिस्काउंट आप माइनस कर रहे हैं ये किस में से कर रहे हो एमआरपी में से, पर डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या इधर, तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलेगा आपको। 4 से आप इसको काट लीजिए, 5 बार लगेगा
5 × 5 25, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, 250। 19 × 9 कितना होगा, 151। तो हमारा रेशियो तो क्लियर है कि 250 रुपए एमआरपी होगा तो उस वस्तु को आप 171 में बेचोगे, लेकिन आपकी जो एमआरपी है वो एक्चुअल में 250 नहीं है, कितनी, 15,000। तो आप इसको कंपेयर करो, इस 250 की वैल्यू सवाल के अकॉर्डिंग 15,000 है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार और 1 0, ये कितने गुना है इसका, 60 गुना। अब ये ऐसे भी कि आप नहीं कर पा रहे तो आप सीधे सीधे 15,000 लिखिए, इसको 250 के बराबर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 25 से आप डिवाइड करिए, यहाँ पर कितना आ रहा है, 60। इसका मतलब 250 को 15,000 बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आपका सेलिंग प्राइस है उसको भी 60 से मल्टीप्लाई करिए। ये जो 171 है ना, ये अब 171 नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, 60। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वही वैल्यू आएगी, 10,260 रुपये इसका सेलिंग प्राइस बनेगा, ठीक है। तो रेशियो से करना है तो कर लो, वरना कोई इतना इसको। हाँ, एक बात आपको काम की बता दें, आप सवाल उठाना प्रीवियस ईयर के, मेरी बातों पर मत भरोसा करना, आप प्रीवियस ईयर के मॉक लगाओ या कहीं से भी आप डिस्काउंट के क्वेश्चन ढूंढो जिसमें एमआरपी से पूछा जाए सेलिंग प्राइस। और फायदे की बात ये कि अगर आपको कोई धोखे से कह दे एक डिस्काउंट एक लेने से 10% देगा, तो 10% माइनस करने पर मल्टीप्लाई फैक्टर बनता है 9/10, ये तो बनता है। इसका मतलब ये कि जो भी वैल्यू ऊपर रहेगी उसमें मल्टीप्लाई एक बार 9 का जरूर होगा, होगा नहीं होगा। अगर किसी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 9 का मल्टीपल बन जाएगा, 9 से कटेगी जरूर, और 9 से कटने का सीधा सा सेंस ये है कि उस संख्या के सभी अंकों का योगफल यानी डिजिट 9 से कटना चाहिए। तो आप ऑप्शन एक बार चेक कर सकते हैं, कोई कैलकुलेटिंग बैक बोल दिया आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको एक दो सवाल करा दूंगा लाके ऐसे प्रीवियस ईयर के, कि आप देख के समझ पाए। अब हमें पता है कि 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस 100% 9 से कटेगा। धोखे से भी अगर कोई एक डिस्काउंट कहते 10% था इसमें, तो आप समझ लेना सेलिंग प्राइस किससे कटेगा, 9 से। और 9 से कटेगा तो उसके अंकों का योगफल भी 9 से कटेगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, 6 2 8 और 9 से कटती है ना ये, और हमेशा कटेगी अगर डिस्काउंट 10%, ठीक है। 18% की छूट देने के बाद एक वस्तु 12,300 में बेच दी जाती, एक ही तो डिस्काउंट है, ज्यादा दिमाग मत कराइए। आप या तो एमआरपी को 100% मान लो, जैसे एमआरपी पे डिस्काउंट देते तो हम कितना मान ले रहे हैं, 100%। मैंने इसको कितने परसेंट डिस्काउंट लगाया था, 18%। इसका मतलब मैंने इसको बेचा कितने परसेंट में, भाई 100% कोई वैल्यू है, इसमें से 18% कम कर देंगे तो कितना परसेंट बचेगा, 82% की तो बचेगा। आपने इस वस्तु को 82% में सेल किया है, लेकिन सवाल के अनुसार आपने कितने में बेचा है, 12,300। ध्यान से देखिए 41 का डबल है ये, और ये वाली वैल्यू 41 का 3 गुना है, तो 2% की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 300 रुपए के बराबर। 1% निकाल सकते हैं, अगर 2 से 300 को डिवाइड करोगे ना तो 1% की वैल्यू कितने रुपए आएगी, 150। आपको एमआरपी निकालना है तो 100% निकालो, डिस्काउंट निकालना है तो कितना परसेंट निकालोगे, सिर्फ 18%। हमें चाहिए क्या यहाँ पर, अंकित मूल्य यानी एमआरपी बताओ, तो एमआरपी तो 100% है, 1% की वैल्यू 150 रुपए होगी, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 150 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एमआरपी कितना है, 15,000 तो है, ठीक है। आगे 10% और 30% के 2 डिस्काउंट दिए लगातार, और एक वस्तु बेची थी 945, आपसे कह रहा है एमआरपी बताओ, तो यहाँ डिस्काउंट एक थोड़े ना है, 2 डिस्काउंट है। अब 2 डिस्काउंट है तो या तो आप 100% मानेंगे तो इन दोनों डिस्काउंट का सक्सेसिव निकालोगे, कि 2 डिस्काउंट 30% और 10% के दिए जाएंगे तो एक्चुअल में ये कितने परसेंट होंगे, आप फास्टली सोच पाओ। जैसे 30 + 10 40 हो गया ना ये, लेकिन 10 का 30% कितना होगा, 3, तो 3 माइनस हो जाएगा, 40 - 3 यानी डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया, 37% का दिया। ये तो दिख रहा है ना 10 और 30 के 2 अलग अलग डिस्काउंट, ये एक्चुअल में 37% है, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 2 डिस्काउंट मिलके 1 डिस्काउंट कितना बनता है। अब अगर नहीं हो पा रहा है तो सीधे एमआरपी लिखो, नहीं पता है तो क्या दिक्कत है, एमआरपी नहीं पता है ना आपको, तो एमआरपी आपको नहीं पता है, यहाँ पर थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आप कोई वैल्यू लिख लो अपनी तरफ से, हमने इसको लिख लिया। अब जितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो आप माइनस कर दो, पहले आपने कितना डिस्काउंट दिया, 10% माइनस करेंगे कितना बचेगा, 90, फिर आप 20% माइनस करेंगे कितना बचेगा, 70। दोनों डिस्काउंट माइनस हो गए, आपके दोनों डिस्काउंट माइनस हो गए। अब डिस्काउंट माइनस हो गए तो ये किसके बराबर पहुंचेगा, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है कितना है, 945।
आपने इस वस्तु को एक्चुअल में बेचा कितने रुपए में? 945 में ही तो बेचा है। यहाँ पर आपको बताना था कि आप इसको बेच कितने में रहे, और वहां आपको बता दिया बेचा इतने में, तो बताइए एमआरपी कितनी थी। तो एमआरपी निकालने के लिए क्या है, शुरुआती तो यहाँ से कर रही, तो कुछ लिख लो हिंट के लिए जो आपका मन करे। पहले 10% माइनस किया, फिर 30%, दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो इसके बराबर लिखो 945। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा एमआरपी एक्चुअल में कितना होगा। यहाँ से जीरो तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 945 तो उधर रह गई, 10 × 10 100 आएंगे, और क्या आएगा 9 और 7 यानी कि 9 × 7। सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा, 9 से काट लेगा। अगर आप इसको 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 105। अगर 7 से 105 काटेंगे तो कितना आएगा, 7 से 105 काटेंगे तो 15 ही तो आएगा। 7 से 105 को भाग करेंगे कितना आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारा यहाँ से एमआरपी निकल के आया कितना है 1500। ये वाला सवाल थोड़ा सा आप समझो, थोड़ा खतरनाक लगेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा खतरनाक। अगर समझ में आ रहा हो तो बताओ कुछ, अगर आ रहा हो आंसर। अच्छा ये क्या दे रखा है, 10% और 20% के दो लगातार मार्कअप, इसका मतलब बता दो तो समझ लो सवाल हो गया। ये मत कहना मार्कअप तो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में बताओ। जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस फर्स्ट लेवल का, उसमें हिंदी वाले पार्ट में भी ऐसा ही लिखा था मार्कअप करने के बाद। मार्कअप का मतलब मैं बता चुका हूँ, कीमत को बढ़ाना। आप जितने में खरीद के लाए और आप उसकी कीमत बढ़ा के जब उस पर एमआरपी डालते हो तो उसको बोलते हैं मार्कअप। इनने मार्कअप एक बार नहीं कितनी बार किया है। और आप देखो यहाँ लिखा है लगातार, लगातार का मतलब पहले 10% बढ़ाया, फिर भी इनको लगा कि अभी फायदा नहीं हो पा रहा है, फिर एक बार और 20%। क्या इसका मतलब 10 + 20 हम ऐसा बोल सकते हैं 30% है? अगर 30% होता तो सीधे बोलते 30% मार्कअप किया मैंने। यहाँ तो 2 मार्कअप किए, पहले 10%, फिर मार्कअप किस पे करते हैं, जिस कीमत में आप खरीद के लाए, यानी कि सीपी पर। भाई जिस कीमत पे आप खरीद के लाए उसी पे तो मार्कअप लगाओगे। तो आप जो खरीद के लाए आपको पता तो है नहीं कितने में लाए, बस 2 मार्कअप लगा दिए, एक 10% का और दूसरा मार्कअप 20%। चलिए आपको सीपी नहीं पता है, छोड़ दो आप, मान लेते हैं पहले आप इसको 10% बढ़ाएंगे, 110/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जब दोबारा मार्कअप लगाएंगे तो इसी वैल्यू को 20% एक साथ बढ़ा देना है। तो एक बार 20% बढ़ाएंगे तो 120/। अब आप मुझे ये बताइए मार्कअप लगाने के बाद जो कीमत आएगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरपी। हमने कीमत को बढ़ा के जो उस पे मान को दिया था उसको हम लोग बोलते हैं एमआरपी। अब ये एमआरपी आ गया। फिर एक और बात है कि हम डिस्काउंट देंगे कितने %, तो डिस्काउंट तो एमआरपी पे लगेगा। आप इस पे डिस्काउंट कितने % का दे रहे हैं, और एमआरपी पे 20% डिस्काउंट देंगे, तब जाके इस वस्तु को हम लोग बेच देंगे कितने में, 945। आप 945 रुपए में बेचेंगे, लेकिन 20% डिस्काउंट देने के बाद। 20% का डिस्काउंट दोनों तरफ मैं ये 2288 है, ऊपर वाला यहाँ पर 2288 में बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, 2288, ठीक है। तो अगर आपने इसको एमआरपी में चेंज कर दिया, देखो मार्कअप में, अब आप अपने माइंड में सेट कर लो, मार्कअप में बढ़ाना है, डिस्काउंट में घटा देना, और लगातार ये चलेंगे। पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तो फिर डिस्काउंट करेंगे तो कम हो जाएगा। 20% कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बताओ। एमआरपी की कोई जरूरत है क्या, हम निकालेंगे क्यों एमआरपी, हमें तो सीपी निकालना था। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, पहले 10% बढ़ाया सीपी को, फिर 20%, उसके बाद 20% कम कर दिया, और लास्ट में जाके इस वस्तु को कितने में बेच दिया, 2288। आप यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कटने को ये कटेगा 20 से यहाँ 6 बार, और यहाँ 20 से कितना आ जाएगा, यहाँ 20 का 4 बार, और यहाँ 20 का कितना बार, 0 यहाँ। देखो अगर आप इस x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, 2288 तो उधर रहेगा ही, और जो भी डेटा इधर वाला है उधर स्विच कर दो। 11/10 को उधर लेके जाएंगे, 10/11 हो जाएगा।
उसके बाद आप देखिए 6/5 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/4, और लास्ट में जाके 4/5 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/4। कर लीजिए सॉल्व, 11 से तो ये बहुत आसानी से कटेगा। सही लिखा है? जीरो आएगा ना? मैं इसलिए याद दिलाता रहता हूँ कि पेपर में जाके मत कर देना जल्दबाजी में। 28 हो जाता है सबसे। तो आप ध्यान रखें, 2 डिजिट को एक साथ अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पहले एक जीरो लगाना। ये पे कटेगा फिर, चलिए इसको काट के 6 से कटेगा ये नहीं, 4 से काट पूरा आंसर आना चाहिए था। सब गलत कर, तभी तो ये गलत हो गया था। जाओ भाई, सवाल गलत कॉपी कर दिया। ये दोनों लगभग एक जैसे सवाल, दोनों यूपी प्लस कॉन्स्टेबल भी थे। अब वो 10% 30% के चक्कर में यहाँ भी सेलिंग प्राइस में 945 लिख दिया। ये 30% नहीं है, इसको सही कर लेना, 30% कर लेना। अगर 30% कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 130 बटा, ये वाली वैल्यू 13/10 हो जाएगी। 10 बटा, अब देख लो, अब कट जाएगा। 13 से अगर डिवाइड करेंगे 13 का एक बार लगेगा, बचेगा कितना 7 और 8, 13 का 6 बार। 4 से अगर 16 को डिवाइड करेंगे कितना बार लगेगा 4 × 5 20, और 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी। इस वस्तु का लागत मूल्य निकालना था आपको, एमआरपी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लागत मूल्य को एमआरपी बनाते हैं, एमआरपी पे डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस बनाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से शुरुआत हुई, हमने वस्तु को जितने में खरीदा 10% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर डिस्काउंट दे दिया उसके बाद 20% का, लास्ट में जाके सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है। तो बस इसी को सॉल्व कर लो। रेशियो से करना हो कर सकते हो, +10% +30% और -20% का देख लेना, आपको रेशियो मिलेगा सीपी का और एसपी का। ये सवाल देखो, समझ में आ रहा है कुछ? 2 डिस्काउंट दिए किसी वस्तु पर, एक 10% का है और दूसरा कितना है 6 से 2/3%। यहाँ जो डिस्काउंट है एक्चुअल में वो कितने रुपए का है, इन दोनों का सक्सेसिव नहीं निकालना है आपको केवल डिस्काउंट किस पे दिया जाता है ये समझना है। डिस्काउंट आप किस पे देते हैं एमआरपी, और डिस्काउंट माइनस करते हैं तो क्या आता है सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में। तो 10% का फ्रैक्शन बताइए कितना होता है, पर जल्दी से बताओ 6 से 2/3% कितना होता है 1/15। अब ये 2 डिस्काउंट है हमारे पास, ठीक है, तो इन दोनों को मर्ज करके हम एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो तो बता सकते हैं। 10 पे अगर 1 का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा, 15 पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो, अब जो भी हम यहाँ से काट पाएंगे, जैसे आपको पता है 2 से अगर इधर भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 से इधर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 से काटिए, 3 का इधर भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का इधर भाग करेंगे तो अब क्या आएगा 5 × 5 कितना हो गया, और 7 × 3 कितना हो गया। इसका मतलब एमआरपी और सेलिंग प्राइस फिक्स है, एमआरपी 25 रुपए और बेचेंगे कितने में, लेकिन डिस्काउंट कितना देंगे। आप यहां से देखिए डिस्काउंट कितना दिया है भाई, 25 वाली वस्तु को अगर हम 21 में बेच के आएंगे तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको, डिस्काउंट कितना मिल रहा है। अब ये डिस्काउंट 4 रुपए नहीं है सवाल में, आपने जो डिस्काउंट दिया है वो कितने रुपए के बराबर है 240 के बराबर है। तो इस 4 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 240 रुपए के बराबर हो जाएगी। तो 1 की कितनी हो जाएगी 240 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आता। अब क्या निकालना है आपको, देखिए अंकित मूल्य भी निकालना पड़ सकता है, विक्रय मूल्य भी, यानी एमआरपी और सेलिंग प्राइस दोनों में से कोई भी निकालना पड़ सकता है। तो अगर मुझे एमआरपी निकालना है तो वैल्यू कितने की निकालूंगा 25 की। भाई एमआरपी हमने जो माना है वो कितने रुपए माना है 25 रुपए, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60 रुपए। तो अगर 25 की वैल्यू निकालेंगे तो 25 में 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एमआरपी कितना आ जाएगा भाई, 1 की वैल्यू तो पता ही है कितनी। अब ऐसे ही 25 की वैल्यू निकालनी है तो 1 की वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 की वैल्यू आ जाएगी। सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो वैल्यू किसकी निकालोगे
अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो वैल्यू तो 21 की निकालनी पड़ेगी, 60 से मल्टीप्लाई करिए। अगर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो 2 डिस्काउंट हो 3 डिस्काउंट हो, पहले रेशियो निकालो एमआरपी एसपी का, पता लग जाएगा डिस्काउंट कितना आ रहा है। और वो डिस्काउंट जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ओरिजिनल डिस्काउंट, वो कंपेयर करो। 4 की वैल्यू कितनी हो रही है? 240 रुपए के बराबर हो रही है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आपको एमआरपी निकालना है तो 25 में 60 से मल्टीप्लाई कर लो, सेलिंग प्राइस निकालना है तो 21 में 60 से मल्टीप्लाई कर लो।
सर क्रैमूल मतलब क्या होता है? परचेसिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं। कॉस्ट प्राइस जब कोई एक्स्ट्रा खर्चा है नहीं तो क्रैमूल जितने में देता वही सीपी हो जाएगा।
हैं, एक तो ये है ना कि आपको क्रय मूल्य पता है 360 रुपये, तो अगर मैं 6% के नुकसान पे किसी वस्तु को बेच रहा हूँ तो इसका 6% निकाल के माइनस कर दूंगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 6% के नुकसान पे अगर आप बेच रहे हो किसी वस्तु को तो 360 भी तो खरीदा ना, 6% माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा वस्तु बेची कितने। जब ये पता लग जाएगा वस्तु कितने में बेची तो एमआरपी भी आ जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि हमने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो जितना डिस्काउंट दिया वो माइनस कर लो। कितना डिस्काउंट दिया आपने, नोट मत करना, मैं इस तरीके से नहीं कराने वाला। आपने डिस्काउंट कितना दिया, यानी ये कहना सही होगा ना कि एमआरपी से 54 रुपए कम में बेचती वस्तु। अगर 54 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम एमआरपी से 54 रुपए कम में तो बेच रहे हैं, ठीक है। अभी कितने में बेच रहे हो आप, 360 में नहीं बेचे हो, आपने 6% का नुकसान लिया है। 6% का नुकसान का मतलब ये हो गया आपने कितने परसेंट में बेचा है, 94%। तो सेलिंग प्राइस दोनों साइड से निकाल लिया, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करके ये भी सेलिंग प्राइस है। और 360 रुपए में खरीद के ला रहा हूँ, 6% मैंने नुकसान, अगर 6% का नुकसान हुआ है तो 360 में से 6% माइनस करेंगे, 94% में तो बेचा है। क्या यहाँ से एमआरपी नहीं आ जाएगा, माइनस का 54 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एमआरपी आ जाएगा। फिर आगे बोल रहा है अगर वस्तु को बिना छूट दिए बेच दें, यानी कि आप कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, जितना एमआरपी आएगा उतने में ही बेचोगे आप, ठीक है। ये इधर आके ये 54 जो माइनस था उधर आके ये इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप जितना फायदा पहले हो रहा था वो तो अब भी हो रहा है, बस ये 54 रुपए बढ़ गए। अगर आपका सेलिंग प्राइस 54 रुपए बढ़ेगा तो क्या प्रॉफिट 54 रुपए नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो वही चीज आप समझो कि डिस्काउंट अगर आप कम करेंगे तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, अपोजिट चलता है ना। डिस्काउंट अगर आप कम कर रहे हो तो उतने रुपए सेलिंग प्राइस में तो बढ़ेंगे। भाई डिस्काउंट कम करने में क्या होगा, वस्तु महंगी हो जाएगी, और अगर डिस्काउंट बढ़ा दोगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी का यूज कर लो, आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। फिर आपको आंसर परसेंट नहीं देना रहता है ऐसे सवालों का। आपको सीपी तो बताइए कितने रुपए, 360। इसको बस केवल क्या यूज है वो आप अभी समझ जाओगे। यूज केवल ये है कि अगर परसेंटेज में लाभ और हानि चाहिए तो सीपी चाहिए होगा। बिना सीपी के परसेंटेज में बता सकते हो प्रॉफिट लॉस नहीं। आप कह रहे हो कि अगर हम 54 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, आपने जो डिस्काउंट दिया वो कितने रुपए का दिया है, डिस्काउंट 54 रुपए का दिया है, और आपका नुकसान कितने परसेंट का है, 6%। नुकसान है तो माइनस में है अभी हम 6%। अब अगर मैंने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं है, अब कह रहे हैं कि अब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो आप मुझे इतना बता दो कि डिस्काउंट को इसने कम किया या बढ़ा दिया। अरे 54 रुपए डिस्काउंट दे रहा था, अब डिस्काउंट ही नहीं दे रहा, तो डिस्काउंट इसने घटा दिया। कितना घटा दिया, नो डिस्काउंट का मतलब सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि डिस्काउंट दे रहा है 0। 54 रुपए डिस्काउंट दे रहा था, अब कोई डिस्काउंट दे ही नहीं रहा। अचानक से उसने कहा कि अब कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला, तो ये 54 रुपए डिस्काउंट जो पहले मिल रहा था अब तो कम हो गया हो। इस वाले में भी समझ लो इसी बात को। ये कह रहा है कि 55 रुपए डिस्काउंट पे हम कोई वस्तु बेच रहे हैं। पहले डिस्काउंट कितने रुपए मिल रहा था, 55 रुपए। उसके बाद जब 55 रुपए में डिस्काउंट, 55 रुपए डिस्काउंट में आप बेच रहे थे तो आपको फायदा हो रहा था। फायदा होगा तो प्लस में लिख सकते हैं। आपको फायदा कितना हो रहा था, 14.8% का फायदा हो रहा। अब क्या रहा आगे, आगे ये रहा कि इसने कहा कि अब हम जो डिस्काउंट है ना वो 100 रुपए कर दे रहे हैं। डिस्काउंट कितना कर दिया इसने, 100 रुपए। तो इस बार इसने डिस्काउंट कम नहीं किया, बढ़ा दिया। कितने रुपए डिस्काउंट बढ़ाया इसने, 45 रुपए डिस्काउंट बढ़ा दिया। दुकानदार जितना डिस्काउंट बढ़ाएगा अपना फायदा कम करेगा। भाई अगर डिस्काउंट आज मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ किसी चीज पे, 10 रुपए डिस्काउंट बढ़ा दे, तो 10 रुपए डिस्काउंट बढ़ाने का फायदा 10 रुपए दुकानदार का ही तो कम हुआ। तो अब आप इतना समझ लो, जितना डिस्काउंट बढ़ेगा उतना उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जितना डिस्काउंट कम होगा उतना उधर जाके क्या हो जाएगा। बस आपको यही रिजल्ट देखना था। -6% तो है ही, इधर 54 रुपए डिस्काउंट में कम किए तो वो 54 रुपए दुकानदार के पास ही तो आएंगे। ये जो 54 रुपए डिस्काउंट उसने हटा दिया है यहाँ से, तो 54 रुपए किसको मिलेंगे, अब जो दुकानदार है जो बेच रहा है उस वस्तु को उसी के पास तो पहुंचेंगे 54 रुपए। डिस्काउंट हटा दिया, अब डिस्काउंट हटा दिया तो ग्राहक को देने पड़ेंगे, और ग्राहक किसके पास जाएगा, दुकानदार के पास। अब ये पहले था 6% घाटे पे, हो सकता है ये 54 रुपए इसको मिल जाए तो इसका घाटा कवर हो जाए। ये 54 रुपए जब इसके पास आएंगे तो परसेंटेज में कैसे बदले भाई,
परसेंटेज में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए सीपी कितनी है। लागत आ रही थी 360, परसेंट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे होगा, कटेगा ये 18 से 3 बार में और ये 18 से, तो 30 को 2 से डिवाइड किया, यानी कि 54 रुपए की वैल्यू परसेंटेज में कितना बनेगी, 15% बनेगी। अगर इसको सीपी की रिस्पेक्ट में हम बदलेंगे, ये 54 रुपए की अगर बात करें तो ये 54 रुपए 360 रुपए के हिसाब से कितने परसेंट बनेंगे, 15%। आप ये मान लो, भूल जाओ सारी बातें, मुझे 54 रुपए मिल रहे हैं किसी वस्तु पर और मेरी लागत आ रही है 360 रुपए, तो मुझे 15% का ही तो प्रॉफिट होगा। उधर माइनस है तो इधर क्या होगा। अब आप बताइए, पहले से ही आपको 6% का घाटा जरूर था, लेकिन ये 54 रुपए जब आपको मिल गए तो आपको 15% प्लस में आ गया ना। 15 प्लस और माइनस से काट दो, कितना बचा, प्लस 9 आ गया। इसका मतलब अब दुकानदार नुकसान में नहीं है, अब प्रॉफिट में। उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 9%। आप बेसिक से करके देख लीजिए, आपको एग्जैक्ट यही आंसर मिलेगा, इतना सा भी इधर उधर नहीं होगा। किया ही क्या है भाई, 54 रुपए का घाटा दुकानदार ने जैसे ही अपना कम किया, हटा दिया कि हम नहीं देंगे डिस्काउंट, तो 54 रुपए दुकानदार को मिलने लगे। पहले 6% के घाटे में था, 54 रुपए मिले तो 15% उसको प्लस मिल गया। माइनस 6 और प्लस 15 का जो रिजल्ट है वो प्लस 9 ही तो आएगा, तो 9% का आपको क्या हो गया। यहाँ क्या हुआ, इसने अपना डिस्काउंट कितने रुपए बढ़ाए, 55 रुपए की जगह कितना डिस्काउंट कर दिया। तो अगर डिस्काउंट प्लस होगा तो इधर माइनस हो जाएगा। अभी तो इसका फायदा है 14.8%, लेकिन अगर इधर इसने डिस्काउंट पे 45 रुपए प्लस कर दिए, बढ़ा दिए, तो इसका फायदा 45 रुपए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भाई डिस्काउंट जितना बढ़ाऊंगा मैं अगर 10 की जगह 20 रुपए डिस्काउंट होगा तो मेरा फायदा 10 रुपए कम हो जाएगा ना। 10 रुपए डिस्काउंट पे कोई वस्तु बेच रहा हूं मैं, कल को आज 15 रुपए डिस्काउंट पे, तो 5 रुपए मेरी जेब से ही तो गए। तो ये 45 रुपए डिस्काउंट अगर बढ़ाया तो दुकानदार के 45 रुपए कम हो गए ना फायदे में। इस 45 रुपए को हमें बनाना है परसेंटेज। परसेंटेज बनाने के लिए सीपी ढूंढो। सीपी कितने रुपए है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 450 रुपए पर अगर 45 रुपए की वैल्यू निकालेंगे तो परसेंटेज में कितना आ जाएगी, 45 से 45, यानी कि आप परसेंटेज में कितना बताएंगे इसको, तो 14.8% का प्रॉफिट था। ये 45 रुपए उसकी जेब से चले गए तो 10% तो चला गया इसका प्रॉफिट। तो एक्चुअल में अब इसका प्रॉफिट कितना बचा, मैं पता है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब आपको एग्जाम में जब ऐसा डेटा मिलता है ना 14.8% प्रॉफिट वगैरह, तो सीपी से एसपी निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है, कैलकुलेशन में फंसते हैं, गलती भी हो जाती है कई बार। तो वो तरीके ढूंढो जहां पर हमें जरूरत है नहीं। आप एक बात बताओ, क्या करोगे, इस 14.8% प्रॉफिट को रुपए में बदलोगे, ठीक है, फिर कहोगे 45 रुपए कम हो गए तो इनको आप परसेंटेज में बदलोगे। जो चीज परसेंटेज में आंसर देती है, तो जब ये परसेंटेज वाला प्रॉफिट है तो उसको रुपए में क्यों ही बदल रहे हैं, जरूरत क्या है इसको बदलने की। हमें तो परसेंट में ही आंसर देना है, हमें पता है 45 रुपए डिस्काउंट बढ़ा रहे हैं तो 45 रुपए मेरे फायदे में कम हो गए, और ये 45 रुपए कम होने से वैल्यू कितनी घटी, 10%, और जो कि हमारे पास नेट रिजल्ट कितना आ रहा है 4.8%, और दुकानदार का ये 4.8% क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, इधर देखो, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचना है, उसके बाद कह रहा है हमको 8% घाटा होगा। अगर वो अंकित मूल्य पर वस्तु बेचेगा तो कितने परसेंट फायदा कमाएगा। तो एमआरपी क्या पता है आपको कितना है, अरे बताइए, एमआरपी पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि हम इस वस्तु को बेचेंगे जितना एमआरपी उसका 4/5 में बेच देंगे। तो एमआरपी ऐसी माननी चाहिए ना जो 5 से कट जाए। तो ऐसा करते 5 से कटने वाली सबसे लीस्ट वैल्यू सोचो कौन सी होगी, 5 होगी। 5 रुपए एमआरपी है और मैं अगर इसको 4/5 में बेचूंगा तो कितने में बेचना पड़ेगा भाई, 5 रुपए का अगर 4/5 आप निकालेंगे तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना। अब इसको कुछ लोग डायरेक्टली समझ लेंगे, 4/5 में बेचने का मतलब ये 5 रुपए वाली चीज को 4 रुपए में बेच रहा हूँ, वही मैंने यहाँ लिखा है। एमआरपी 5 रुपए था लेकिन मैंने बेचा कितने में, 4 रुपए। घाटा कितना हो रहा है, 8%। वो ये बता पाएगा कि 8% का घाटा होगा तो मेरा रिटर्न परसेंट में कितना होगा, 8% के घाटे पर रिटर्न कितना होता है, लगता 100% है आपका, 8% घाटा हुआ तो रिटर्न में जो मुझे मिल रहा है वो कितने परसेंट बचा, 92%। नुकसान का मतलब कम आया ना, 8% कम रिटर्न मिला है, तो इसका मतलब 4 रुपए में बेच के मुझे सिर्फ 92% ही मिल रहा है। तो 1 रुपए में बेचेंगे तो कितना परसेंट मिलेगा, अरे 4 से 92 को भाग करिए, 1 रुपए में बेचने पर रिटर्न कितने परसेंट आएगा, 23%। लेकिन ये कह रहा है कि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दो। अंकित मूल्य कितना है भाई, अंकित मूल्य कितना माना है
अगर 5 रुपए में आप बेचेंगे तो समझिए इस बात को 1 रुपए के बदले 23% मिल रहा है, तो 5 रुपए के बदले में 5 गुणा 23 कितना परसेंट मिलेगा? 5 को 23 से मल्टीप्लाई करो, कितने परसेंट रिटर्न हुआ? 115% रिटर्न आएगा भाई। 23% 1 रुपए के बदले मिला तो 2 रुपए में 46% हो गया। 5 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट आएगा बताइए? ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है? कितने परसेंट ज्यादा आ रहा है? 15% ज्यादा आ गया। इसका मतलब प्रॉफिट हो गया कितना परसेंट? 15%। कभी कभी डेटा ऐसा भी होगा कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 60% पर बेच रहे हैं। अंकित मूल्य होगा या निर्धारित मूल्य होगा, वो हिंदी में अलग अलग नाम होते हैं, इंग्लिश में थोड़े कम नाम होते हैं, आपको लिखा हुआ जो भी दिख जाए। तो इसका नुकसान हो रहा है कितने परसेंट का? 5.5% घाटा हो रहा है। लेकिन अगर ये इस वस्तु को 1/3% के डिस्काउंट पर बेचते तो क्या होगा? तो पहले जरा हम समझते हैं। अब ये चीज हमसे ऐसे नहीं समझने वाली। 60% का फ्रैक्शन होता है बेटा 3 होता है, और 33 से 1/3% का 1/3। अब दोनों बातों को आप ध्यान से समझ लेना, छोटी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने एक पहले इसको बेचा था 60% और 60% का मतलब 3/5, ठीक है, 3/5 में बेचा है। और दोबारा से जब मैंने इसके बारे में बात की तो ये आपको डिस्काउंट दे रहा है इतना। डिस्काउंट का मतलब 1/3 में नहीं बेचा है, 1/3 कम कीमत में बेचा है। डिस्काउंट करेंगे तो माइनस होगा ना। कितना डिस्काउंट है? 33 सहित 1/3%, यानी 1/3 भाग डिस्काउंट हुआ है। और ये 1/3 भाग डिस्काउंट अगर माइनस करेंगे तो क्या ये कहना गलत होगा कि मैंने इस वस्तु को एमआरपी के 2/3 पर बेचा है? भाई 1/3 का डिस्काउंट माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 2/3। 2/3 में बेच दिया। तो एक बार 2/3 में बेचा और एक बार बेचा है 3/5। तो 5 और 3 से जो वैल्यू कट जाए, ऐसी वैल्यू बता दो आप, आसान सी बताना। ऐसा नहीं पता मैं 5 और 3 से कटने वाली वैल्यू 1500 लेंगे, जरूरत ही नहीं। सबसे छोटी वैल्यू एलसीएम होती है। तो एमआरपी हमने कितने रुपए मान लिया? 15 रुपए मान लिया। अगर मैं 15 रुपए एमआरपी वाली चीज को 3/5 में बेचूंगा, 5 दिया 15, यानी कि मैं इस वस्तु को यहां पर कितने रुपए में बेच रहा हूं? 15 रुपए वाली चीज को 60% में बेचने पर 9 रुपए तो सेलिंग प्राइस आएगा। और अगर मैं 2/3 में बेचूंगा, 3 बजे 15, 5 दूनी 10। अगर मैं इस वस्तु पर 1/3 भाग डिस्काउंट लगा दूं तो कितने रुपए में बेचेंगे? अच्छा 15 का तिहाई कितना होगा? अरे तिहाई पूछ रहे हो? 5। तो 15 रुपए पे तिहाई अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो 5 ही रुपए तो डिस्काउंट होगा। 15 - 5 कितना हुआ? 10 रुपए में। तो वही तो है, 1 तिहाई डिस्काउंट में चला गया तो 2 तिहाई बचेगा ना। और मैंने बेचा कितने में इसको? जब मैं पहले वाले केस में जब मैं बेच रहा था तो मुझे घाटा हुआ था कितने परसेंट का? तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिटर्न आया है वो कितना आ रहा है? 5.5% का घाटा होने का मतलब आपका रिटर्न आया है कितना? 100 में से 5.5 घटा हुआ। परसेंटेज की बात हो गई तो 100 में से घटाइए। 100 में से 5.5 घटाने पर कितने परसेंट बचेगा? 94.5% ये रिटर्न देगा। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 9 से भाग करिए, कितना आ जाएगा? अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 10.5%, यानी कि 10.5% आएगा रिटर्न। और मैंने बेचा कितने में? 33 सही 1/3, यानी 1 तिहाई डिस्काउंट पर। और 1 तिहाई डिस्काउंट दूंगा तो मैं वस्तु कितने में बेचूंगा? तो अगर 1 के बदले 10.5% मिल रहा है तो आप खुद सोचो, जब इस वस्तु को 10 में बेचेंगे तो 10 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पता लगेगा ये कितने परसेंट रिटर्न आएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, ऊपर वाले 0 कैंसिल कर देंगे, तो आपका जो रिटर्न आएगा वो आएगा 105%। देखिए अगर 9 रुपए में बेच के 94.5% मिल रहा है आपको, तो 10 रुपए में बेच के मिलेगा 105%। और 105% का मतलब ये हुआ कि आपको फायदा हो रहा है, नुकसान? ज्यादा मिलेगा तो फायदा ही होगा ना। 5% एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है तो फिर आपका फायदा कितने परसेंट रहेगा? 5%। एक ये बताएगा आप कितना परसेंट? 60% डिस्काउंट नहीं है, 60% में बेच के आए 3/5 होगा। तो अगर मैं एमआरपी के 3/5 में बेचूंगा, एमआरपी 15 रुपए मान लिया, 3/5 में बेचेंगे तो कितने में बेचना होगा? 9। और यहाँ पर नुकसान हो रहा है मेरा कितना? 5.5%। तो अगर 5.5% का नुकसान हो गया 5.5,
तो मेरे पास वापस में जो रिटर्न आया वो सिर्फ 94.5 आया, तो ये 9 की वैल्यू 94.5% है, एक की आ जाएगी 10.5%। अब ये कुछ और कह रहे हैं, अगर इतना डिस्काउंट दिया जाए 33 से 1/3% का मतलब 1/3 डिस्काउंट कर दें, तो 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 में बेचा होगा, कितना आएगा 10 रुपये। 10 में बेचेंगे तो 10.5 के हिसाब से 10 की वैल्यू 105% आएगी, तो यहाँ प्रॉफिट कितना बनता है 5%। ये वाला सवाल आप देखो, एक वस्तु है जिसके निर्धारित मूल्य के कितने % में बेचा है। अब आपको काम की बात है, जैसे ये फ्रैक्शन में था, सेम सवाल ही है, ये फ्रैक्शन में डेटा आ रहा था, यहाँ परेशानी ये थी, तो हमने एलसीएम लिया, 5 और 3 का एलसीएम कितना लिया, परसेंटेज का ऐसा डेटा अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 75% है और यहाँ पर आप देखो कितने % है, आप कर सकते हैं 75% की बात करें तो 3/4 होता है, 90% 9/10 होता है। ऐसे वाले तरीके से आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सीधा सिंपल डेटा है तो एमआरपी कितने रुपए मान लो 100 रुपये। मैंने कहा कि मैं 75% में बेचूंगा इसको, तो जाहिर सी बात है कि अगर एमआरपी 100 है तो 75% में बेचने का मतलब मैंने इसको कितने में बेच लिया। अब ये कह रहा है कि मैं 90% में बेचूंगा, तो 90% में बेचने का मतलब हम कितने में बेच रहे हैं, बस करना क्या है, हम कंपेयरिंग तो कर रहे हैं सेलिंग प्राइस, तो इनका रेशियो निकालो, 15 से काटेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, और यहाँ 15 से काटेंगे तो कितना आएगा, यानी कि पहले मैं 5 रुपए में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा हूँ। जितना आप मिनिमाइज करें, केवल कंपेयर कर। अच्छा एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस डबल कर दिया जाए तो परसेंटेज वैल्यू भी तो डबल आएगी, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू। अब जैसे आप सोचो 9 की 1 की वैल्यू 10.5% है, 2 की वैल्यू कितनी होगी, डबल ही तो होगी। तो मैं केवल यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो मैंने लिख लिया, 75% में बेचने का मतलब मैं 75 में बेच रहा था, 90% में बेचने का मतलब, तो इन दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ रहा है 5 रेशियो। तो पहले 5 में बेचा है, बाद में कितने में बेचा। पहले वाले केस में आपने पहले ही बोल दिया कि मैंने जब इसको 75% में बेचा तो मुझे नुकसान हुआ कितने % का, तो इसका मतलब 5 की जो वैल्यू है ना, रिटर्न कितना आ रहा है 5% का घाटा हुआ है, तो आपके पास रिटर्न कितने % आया, 95% ही तो वापस आया पैसा। ये तो ऐसे ही दिख रहा है, 5 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, अरे 5 में 19 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 95% आएगा। 6 में 19 से मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा, 19 × 6 कितने % होता है 114%। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना रहा 14%। अभी सुनो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये भी सेम सवाल, लैंग्वेज चेंज होगी। आप बताओ, अगर कोई आपसे कह रहा है कि हम एमआरपी के 75% में कोई वस्तु बेच रहे हैं, तो क्या ये कहना गलत होगा कि हमने यहाँ डिस्काउंट दिया कितने % का, 25% का डिस्काउंट देंगे तभी तो 75% में बेचेंगे, और अगर 90% में बेच रहे हैं तो हम यहाँ डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। तो सवाल ये भी आएगा कि एक वस्तु को अगर 25% की छूट पर बेचा जाता है तो 5% नुकसान हो रहा है, और अगर 10% की छूट पर बेचा जाए तो कितना फायदा होगा। ठीक है, अभी आपने को एक सवाल ऐसा करा, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले, इस सवाल पे जरा फोकस करना। सेम ऐसा तो नहीं, ये सवाल तो नहीं, ऐसा ही एक सवाल, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% का नुकसान होता है, अगर उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचेंगे तो कितना फायदा होगा। 17 तारीख की पहली शिफ्ट का जो सवाल था आप देखा। अब ऐसे जितने सवाल बन सकते थे वो मैं आपको करा ही रहा हूँ, तो अगर वो नहीं तो हो सकता कोई और इनमें से रखा हो। ऐसे वाले बच्चे तो नहीं सोच रहे होंगे एसएससी सीजीएल की तैयारी करेंगे तो एमटीएस तो निकल ही जाएगा। ऐसा होता है, बच्चे कहते हैं एसआई की तैयारी करेंगे तो कांस्टेबल निकल जाएगा। कैसे पॉसिबल है, दोनों का पेपर पैटर्न अलग है, पढ़ क्या गए और पेपर कौन सा है। अच्छा एक बात बताओ कि आपके सिलेबस में हो 1 से लेकर 10 तक की थी और आप 11 से 20 तक किया, आपके पास क्या पेपर निकलेगा। आपने तो आगे का पढ़ लिया, जो आना था पेपर में वो पढ़ा ही नहीं।
ऐसा मत सोचना, तैयारी करो। ये मत सोचो कि एसआई की तैयारी कर रहे हैं अब हम कांस्टेबल बन जाएंगे। एसआई की तैयारी कर रहे हो तो एसआई बनो ना। एमपीएस बहुत बड़ी पोस्ट होती है, मल्टी टैलेंटेड इंसान होता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ भी तो होता है एमपीएस। तो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हुआ? जैसे सारे काम आते हो। सरकारी जितने भी विभाग है, ऑफिस होते हैं, तो आपने एक नाम सुना होगा बड़ा चर्चित, सब बाबू। ऑफिस में बाबू लोग होते हैं, वही एमपीएस होते हैं। बस ये थोड़े दिन वर्क कर लेते तो वो बड़े बाबू कहलाए जाते हैं। और किसी भी ऑफिस का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बाबू ही होता है। आपको किसी ऑफिस में काम पड़ेगा, किसी को समझ जाओ। नॉन टेक्निकल जॉब जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो होता है वो एमपीएस का ही होता है। सिग्नेचर वाली कॉपी करें पीछे। थोड़ा सा रह गया, मुझे 5-6 क्वेश्चन कराने हैं, लेकिन मैं आज नहीं करूँगा। आज है सिंपल मैंने कहा फोटो ले नोट हो गया क्या? अभी 10-12 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, ऐसे ही कराऊंगा। हर क्लास में 3-4 क्वेश्चन तो आप लोग कवर हो जाएगा। अभी कर रहे हैं हमारी क्लासेस की चलिए। नोट हो गया सबका? ठीक। ब्याज तो सभी लोग जानते होंगे ना, तो ना पढ़े जानते तो पढ़ाना ही नहीं। मतलब मेरा ये सेंस था कि ब्याज के बारे में सुना तो सबने होगा। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो ब्याज के बारे में ये टर्म पहली बार अपने जीवन में सुनना है कि ब्याज कोई चीज होती है। सुना तो होगा ना पहले से।
बस समझा नहीं होगा कि एक्चुअल में ये चीजें होती हैं। दो टाइप का इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि। अब ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, इसमें क्या होता है कि आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर दिया है और आपने जो भी पैसा उधार लिया है किसी से, तो वो इंटरेस्ट रेट फिक्स है और आपने जो उधार लिया सिर्फ उसी का ब्याज देना है। जैसे अगर आपने किसी से 500 रुपए उधार लिए और उसने कहा कि ऐसा है 2% मंथली आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पे करना है, तो जरा 500 रुपए का 2% आप निकालेंगे तो 10 रुपए बन गया। 500 रुपए का 2% कितना बनेगा? तो हर महीने आपको 10 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट देना है। अब चाहे 10 महीने हो जाए, चाहे 50 महीने हो जाए, चाहे 100 महीने हो जाए, आप महीने के हिसाब से काउंट कर लेना, एक महीने का 10 रुपए ब्याज है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में टर्म फिक्स होती है, या तो वो कह देगा क्वार्टरली हम कंपाउंड करेंगे, हाफरली भी कर सकता है, ऐसा जरूरी भी नहीं है, मंथ भी दे देता, 5 मंथ 4 मंथ आप कंपाउंड करें। जनरली अगर किसी सवाल में नहीं कहा तो 1 साल के बाद को कंपाउंड करना ही करना है अगर चक्रवृद्धि ब्याज। वहां पता है क्या होता है कि जैसे आपने किसी से 200 रुपए उधार लिए और कहा 10% एनुअली यानी ईयरली आपने इंटरेस्ट देना है, तो 200 रुपए का 10% 1 साल का इंटरेस्ट कितना बना पता है? दूसरे साल जब आप जाओगे तो ये कंपाउंड हो चुका होगा। कंपाउंड का मतलब होता है ऐड। आप बताओ कि अब आपने उधार कितना लिया था, लेकिन आपको अगले साल ब्याज देना पड़ेगा किस पर? 220, क्योंकि जो ब्याज आपको मिला था ना वो ब्याज भी आपका प्रिंसिपल में ऐड हो गया। अब ये भी आपके लिए उधार हो गया, इस 20 का भी ब्याज देना है और इस 200 का भी। फिर अगले साल 10% ब्याज दिया, 220 का 10% कितना हुआ? अब तीसरे साल जब पहुंचोगे तो इनको ऐड कर चुके होंगे, आपका उधार हो गया 200। तो यहां पता क्या होता है, उस टर्म के बाद जो अमाउंट यानी मिश्रण बनता है वो मूलधन का काम करता है। भाई 1 साल के बाद 200 रुपए का 220 बन गया, अब 220 पे ब्याज चलेगा, फिर कितना बन गया? 242, अब 242 पे ब्याज चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, कुछ टर्म जान लेते हैं जो यहाँ यूज करने वाले हैं। देखो हिंदी वालों मूलधन जो बोलते हैं ना, इंग्लिश में आप लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, इसको रिप्रेजेंट इसीलिए हम पीसी करते हैं। मूलधन क्या होता है? उसको होता होगा सबसे पहला अलग अपना हिसाब लगा रहे जैसे जिसने समझा है। मूलधन का मतलब जो भी पैसा ब्याज के लिए आपने उधार लिया है या किसी से उधार लिया है, जिस पैसे का ब्याज कैलकुलेट किया गया। अब जैसे किसी से 2000 रुपए उधार लिए और आपने 2000 रुपए उधार लिए तो ब्याज तो 2000 का ही लगेगा, 2000 रुपए मूल। या फिर आप ऐसे समझ लो जिस अमाउंट पर ब्याज दिया या फिर लिया। अगर आप किसी को पैसा उधार देंगे तो आपको ब्याज मिलेगा, किसी से उधार लिया तो आप ब्याज, सीधा सिंपल पॉइंट। टाइम के बारे में सब जानते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो टाइम के बारे में मुझे कुछ नहीं बताना है, आपको पता है कि समय की यूनिट क्या होगी, वर्ष महीने जो भी दिन दे रखा हो। जनरली घंटे का तो ब्याज खैर नहीं निकलवाया अभी तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, दिन तक का निकलवाया है। अब ये नहीं है कि इतने घंटे का ब्याज बता दो, तो रेट भी तो घंटे के हिसाब से रखनी पड़ेगी ना। तीसरी चीज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता क्या होता है? अच्छा आप पता, जैसे दर अगर आपने कभी पढ़ी होगी तो ऐसे पढ़ा होगा कि 15% वार्षिक ब्याज दर, ऐसे पढ़ते ना, 15% वार्षिक ब्याज दर। अब इसका मतलब बता दो, ये 15% वार्षिक ब्याज दर का क्या मतलब होगा? 15% एक साल। या फिर मैं ऐसा कह रहा हूं, एक साल में 100 रुपए पे 15 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। बात तो वही है ना। परसेंट का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ 100, 100 रुपए का 15 रुपए पे करना पड़ेगा। वार्षिक में है तो एक साल में पे करोगे, तो रेट क्या होता है? 100 रुपए प्रिंसिपल यानी मूलधन पर, एक साल का जो ब्याज होता है उसी को बोलते हैं वार्षिक ब्याज दर। ये जो वार्षिक ब्याज दर होती है, अरे 100 रुपए की प्रिंसिपल पर एक साल का ब्याज होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज। अब इसका फायदा पता क्या है? कल को आपसे कहेगा 25 साल में कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 3 गुनी होगी,
तो प्रिंसिपल अगर 100 रुपए मान लिया ना तो सवाल आप चुटकियों में कर सकते हो। 3 गुना करोगे तो कितना हो गया? इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट का मतलब फायदा। मैं सीधे एक ही बात कहूंगा, फायदा मतलब बढ़ोतरी। ब्याज पे पैसा देंगे तो घाटा हो सकता है क्या? हो सकता है, अगर वापस ही ना करे पैसे तो क्यों नहीं हो सकता घाटा? आपने दिया किसी को, फरार हो गया, अब बताओ घाटा हुआ है फायदा? घाटा हो गया ना। अरे बड़े बड़े बैंक घाटे में चले जाते हैं, लोगों को पैसा देंगे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको ब्याज मिला 100 रुपए पर कितना ब्याज मिल रहा है? अगर मैं ये बात कह दूं ये प्रक्रिया जो है ना ये 25 साल में कंप्लीट हुई है, तो 25 साल में 200 रुपए मिलने का मतलब 1 साल में कितना मिला? अगर 25 साल में 200 रुपए आपने कमाए हैं या ब्याज लिया है तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो 100 रुपए पे 1 साल में 8 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ ब्याज की दर ही 8% थी? तो ऐसे सवाल जो होंगे ना आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। 2 गुना 3 गुना ये आते भी है परीक्षा में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो, रेट का मतलब दर है, अगर दर फिक्स होगी तो आप ये कह सकते हैं फिक्स टाइम का सिंपल इंटरेस्ट फिक्स होगा। फिक्स टाइम का सिंपल इंटरेस्ट फिक्स होने का मतलब क्या है? अगर जैसे 5 साल में आपको 2 रुपए ब्याज मिल रहा है तो हर 5 साल में 2 ही रुपए मिलेगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसीलिए इसको सिंपल बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज है ना वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तब ब्याज बढ़ेगा। अब 10% की जगह में आप 12% कर दोगे ब्याज में, तब तो ब्याज बदल जाएगा। 10% की जगह 12%, 2% एक्स्ट्रा। तो इसका क्या योग है? आप क्वेश्चन पढ़ते होंगे ना कि 5 साल में कोई पैसा है सिंपल इंटरेस्ट पर और वो 2 गुना हो गया। अब आपसे पूछेगा आप बताओ मुझे 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? तो कुछ लोग देखेंगे 5 साल में 2 गुना हो रहा है तो 10 साल में 4 गुना हो जाएगा, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा। अलग कहानी है। ये सिंपल इंटरेस्ट की अगर कहानी है ना तो आप खुद ही देखो, अपने आप समझोगे। 2 गुना होने का मतलब 1 रुपए अगर किसी से उधार लिया तो कितना हो जाएगा? लेकिन कितने साल में हुआ है? 5 साल में हुआ है 2 गुना। और 5 साल में 2 गुना होने का मतलब ये है कि आपको 5 साल में कितना ब्याज मिला? अब आगे बढ़ते जाओ, अगले 5 साल में फिर से 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 2 + 1 कितना हो गया? क्या अभी बताओ 4 गुना हो पाया? नहीं हो पाया। फिर अगले 5 साल में फिर से 1 रुपए ब्याज मिलेगा, अब कितना हो गया? तो 4 गुना होने में 5 साल का टाइम 3 बार ट्रेवल हुआ है, तो कुल मिला के कितना टाइम हुआ है? और हम सोचते हैं कि 5 साल में डबल, तो 10 साल में 4 गुना। बड़ा सरल सवाल आ गया होगा, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो अलग होती है कहानी। डबल होगा तो ऐसे होगा, 1 का डबल 2 और फिर सीधे 2 का डबल होगा, और 2 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ अलग चलता है, वहां अलग चलता है। लास्ट बात देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, अगर आपसे कोई कहे परसेंट में बता दीजिए आप, तो पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी परसेंट में होता है। अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी ब्याज आएगा वो किस पे आएगा? परसेंट में होगा। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर जैसे 8% की दर है और आपसे कोई कहे भाई 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो क्या मैं 8% 4 बार क्यों निकालूंगा? 8% हर साल का ब्याज है ना, तो 4 साल में मेरे पास कंप्लीटली कितना ब्याज बनेगा? 4 साल में कितना बनेगा? तो सीधे जो भी पैसा उधार लिया है उसका 32% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे 8% 4 बार? आप 8% के हिसाब से 4 साल का डायरेक्ट कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा? 32% आ जाएगा। जो भी हो, अगर परसेंटेज में कंपेयर करेंगे तो प्रिंसिपल यानी मूलधन को कितने परसेंट मानोगे? अब एक नई चीज तो नहीं है, लेकिन आपने सुना जरूर होगा। मिश्रधन जानते क्या होता है? अमाउंट। मिश्रधन क्या होता है? ब्याज और मूलधन। चलो आप कह रहे ब्याज और मूलधन, तो ब्याज और मूलधन मान लेंगे। मिश्रधन पता है क्या होता है? जब आपका वो टर्म कंप्लीट हो जाता है, तो जब आप रिपे करते हैं ना कोई भी पैसा, जैसे किसी से ब्याज पे लिया पैसा 10 साल के लिए, 10 साल बाद वापस करने के, तो वापस करोगे तो क्या वापस करोगे? मिश्रधन वापस करोगे। यानी कि जितना उधार लिया मूलधन और प्लस जितना ब्याज बनना है, तो मूलधन और ब्याज अगर उनको सम्मिलित रूप से अगर हम बात करें तो वो क्या कहलाता है?
मिश्रधन कहलाता है। अब मिश्रधन की अगर परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो 100% तो आपने उधार ही लिया होता है, और जितना ब्याज है उसको अगर हम 100 में ऐड कर देंगे तो ये मिश्रधन कहलाएगा। अब जरा जल्दी से एक चीज समझ लो, ब्याज की दर कितने परसेंट है? 10%। अगर मैंने 4 साल के लिए उधार लिया किसी से तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे जो ब्याज मिलेगा वो कितने परसेंट होगा? अब अगर ब्याज 40% है तो मिश्रधन कितना होगा, मतलब वापस कितना मिलेगा मुझे? मैंने किसी को पैसा उधार दिया 10% के हिसाब से 4 साल, तो 40% ही तो इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मैं अगर ये जानना चाहूं तो मुझे 4 साल के बाद कितने रुपए रिटर्न मिलेंगे, वापस मिलेंगे? 140%, क्योंकि 100% जो दिया है वो मिलेगा और 40% एक्स्ट्रा ब्याज वाला, तो वापस कितना मिलेगा आपको? 140। अच्छा, ये जो R इंटू टी परसेंट है, ये हमें सिर्फ इतना ही तो बता सकती है कि ब्याज मुझे कितने परसेंट मिलेगा। 40% ब्याज मिलेगा ये तो बता देंगे, लेकिन ब्याज मिलेगा किस पर? भाई ब्याज मिलेगा किस पर? मूलधन पे ही तो मिलेगा। तो आप ब्याज निकालेंगे तो क्या करोगे? R इंटू टी परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? भाई परसेंट में जो चीज है, तो अगर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। और ये जो चीजें है ना, इस पर कैलकुलेट होती है, मूलधन पे तो कैलकुलेट होती है। तो यही तो फार्मूला पढ़ा होगा आपने। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT अपॉन 100। P क्या होता है? प्रिंसिपल मूलधन, R दर, और T क्या होता है? टाइम। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, वरना गलती करोगे पेपर में बैठ के। जो R और T होता है ना, इनका यूनिट ध्यान रखना। यूनिट कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि पता लगा दर तो वार्षिक लगा रखी है और समय लगा रहे हैं महीने। अगर दर वार्षिक लगाएंगे तो समय भी वर्ष में ही लगाना पड़ेगा आपको कंप्लीटली। आपने पता लगा दर लगा रखी है महीने के हिसाब से और टाइम लगा रखा है वर्ष के हिसाब से, तो भी गलत है। दोनों की यूनिट बराबर कर लो, चाहे महीने में बदलो चाहे वर्ष में बदलो। अच्छा, एक बात सोचो, 10% ईयरली है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक साल में 10% मिल जाएगा। जल्दी बताओ, एक महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 से डिवाइड। बस यही मैं कहना चाह रहा। एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में अगर आपको 10% मिल रहा है तो एक महीने का निकालेंगे तो 12 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। क्योंकि हम सोचते हैं वर्ष को महीने बनाना है, 12 से गुणा कर दो बस। प्रैक्टिकल चीजों को बोलो, समझने की कोशिश करो। आपको एग्जाम में कई बार ऐसी चीजें देखनी पड़ती है कि या तो आपसे प्रिंसिपल पूछ लेता है, दर पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा। सवाल सिंपल होगा इसी फॉर्मूले में, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, फिर इधर उधर ले जाने के चक्कर में 4 लाइनों में खत्म करते हैं उस फॉर्मूले। आप डायरेक्ट खत्म करो। आपको पता है ये जो 100 है सिंपल इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप समझ लो इस बात को, P इंटू R इंटू T जो होता है ना, वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का 100 गुना होता है। पहली बात। अब इसी से आप सारी चीजें निकालोगे। देखो मैं तो जानता हूं, सबसे पहले आप लिख लो सब में सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 तो आएगा ही, आएगा बराबर में। अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तब भी आएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। टाइम निकालना है तब भी सिंपल इंटरेस्ट इंटू। अब जो निकालना है, देखो P और R और T तीनों साथ में रहते हैं, तो अगर मुझे P निकालना होगा तो R और T को हटा के नीचे लिखना पड़ेगा। तो P निकालेंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है R और T, ये कहाँ आएगा? अब अगर मुझे R निकालना है तो क्या बचा? P और T। अगर टाइम निकालना है तो क्या बचा? P और। बस इसको रटना ही क्या, एक बार समझ लो। टाइम निकालना सीधे समझ लो, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, P और R आ जाएगा। चलो कुछ नोट कर रहा हूँ, कुछ कराते हैं। अटेंडेंस हो गई सबकी? तो ऐसा तो नहीं कुछ जो भूल गया हो या उसके पास तक कॉपी नहीं पहुंची।
सेल्स है लिखा हुआ है नहीं, जो काम का एक दो पॉइंट लग रहा है वो नोट करो और कुछ नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आ जाए तुम्हारी बातें कोई सुनने वाला ही ना हो। इसलिए बातों को बचा के रखो, पढ़ाई कर लो, अगर चाह तो जिंदगी और तुम्हारी बातें सुनने लो। बात नहीं कर पाते, जैसे अपन बातें नहीं करते तो आप क्लास में बैठे तो पढ़ने से रिलेटेड भी तो बातें हो सकती है, कुछ डिस्कस कर रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, किसी ने बता रहे, वो सारी बातें क्यों होती है जो कोई मतलब ही नहीं है। उनसे पता है कि तुम खाली टाइम खराब कर रहे हो। 24 ही घंटे होते हैं सबकी जिंदगी में, ये मत सोचना कि आप सुपरमैन है 2 घंटे में 24 घंटे का पढ़ लो।
सिंपल इंटरेस्ट। तो 3 साल में 3 गुना अगर किया जाए तो 1 रुपया आपने उधार लिया होगा तो 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये 3 साल की प्रक्रिया है। आपसे अगर पूछा जाए यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपये से अगर 3 रुपये हो गया तो ब्याज तो 2 ही रुपये मिलेगा। तो हर 3 साल में 2 रुपये ऐड हो गए जो भी आपके पास पैसा है। आपसे कह रहा है कि पैसा होना चाहिए कितने गुना, 15 गुना। अब आप आगे बढ़िए, फिर 3 साल आए, कितना जोड़ोगे आप इसमें, अगर 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, हमें कितने गुना करना है। तो आप पहले इसको 15 गुना बना के देखो। 5 + 2 7, 7 + 2 9 + 2 11, 11 + 2 13, और 13 + 2 कितना होगा। बस समस्या आई ना, इतना लंबा आपको सोचना पड़ा। ठीक है, अगर पता लगा तो कह देता और बड़ा डेटा 25 गुना करो और आगे बढ़े। अब ये 3 वर्ष का समय आप लिखेंगे, कितनी बार आएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। तो 3 साल का समय अगर 7 बार आपने कंप्लीट किया है तो आपकी ये प्रक्रिया कितने साल की होगी, 21 साल की होगी। आपको लगा ये भी तो बहुत आसान है कि यार कितना ही टाइम लगेगा, 2 जोड़ के 15 बनाने में, उसके बाद 3 साल 7 बार हमने काउंट किया। अब उससे सरल तरीका, अगर आप किसी पैसे को दोगुना कर रहे हैं, अगर आपने डबल किया किसी पैसे को, तो ब्याज जो आपको मिलेगा 3 गुना का। पैसे को अगर आपने 3 गुना किया है तो जो यहाँ पर ब्याज मिल रहा है वो कितने रुपए का मिल रहा है, 2 रुपए का मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसको 15 गुना करना चाहेंगे तो भाई 15 गुना करने के लिए आपको जो ब्याज चाहिए होगा वो एक्चुअल में कितने रुपए का चाहिए होगा, 14 रुपए का चाहिए होगा। 1 रुपए जमा करोगे 15 गुना लेने के लिए 14 रुपए ब्याज का होना चाहिए। जब 2 रुपए का ब्याज आपको पता है 3 साल में मिलता है तो 14 रुपए का ब्याज कितने टाइम में मिलेगा ये आपको पता करना है। अगर थोड़ा ऐसे ही समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई 2 रुपए का 7 गुना ही तो होता है 14, तो समय भी 7 गुना लगेगा। 3 का 7 गुना कितना होगा भाई, डबल ब्याज लेने के लिए टाइम डबल चाहिए, तो यहाँ 7 गुना ब्याज चाहिए तो टाइम 7 गुना। और जिनको नहीं लगता हो तो वो केवल आप इनका रेशियो बराबर कर दो। 2 रुपए ब्याज है और टाइम कितने साल है, यहाँ 14 रुपए ब्याज है, टाइम कितना है, तो 2 से अगर 14 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, टी की वैल्यू 7 × 3 कितना होगा। तो मेरे ख्याल से जब बहुत लेंथी डेटा होगा तो ये आपको हेल्प करेगा, ये तो आपको बहुत टाइम मतलब आप इतना नहीं सोच पाएंगे कि 3 गुना करने के लिए 2 रुपए का ब्याज चाहिए। भाई 3 गुना करने के लिए कितना ब्याज चाहिए, 2 रुपए का ब्याज चाहिए और समय लगेगा कितने साल। अब 15 गुना करने के लिए ब्याज 14 चाहिए, समय लगेगा कितना, सीधे आ जाएगा। वो तो छोड़ दो, ये तो कर भी लाओगे, चलो कोई बात नहीं, कॉपी तो भर जाएगी ज्यादा से ज्यादा। इसमें क्या करोगे, यहाँ तो उल्टा है कहानी, कह रहा है 40 वर्ष में धनराशि कितने गुना है, तो आपसे कह रहा है 6 गुना बताओ कितने टाइम लोगे। तो पीछे कैसे वापस आओगे, तो 40 साल में कितने गुना है भाई, 40 साल में कितने गुना हो रहा है, 9 गुना। 9 गुना होने का मतलब ब्याज कितना है, कितने साल में, 40 साल। अब आपसे कह रहा है हमें तो ये बताओ 6 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर 6 गुना होने में टाइम निकालना है आपको तो आपको ब्याज कितना चाहिए। आप देखो 8 रुपए का ब्याज कितने साल में, 8 का 5 गुना है, तो यहाँ 5 का 5 गुना कितना होगा। या फिर आप यहाँ पर टाइम टी मान लो, रेशियो बराबर कर लो, इंटरेस्ट और टाइम का रेशियो सेम होगा। इधर यहाँ ब्याज कितना है, टाइम 40 साल, ब्याज 5 है, टाइम नहीं पता है। अब तो आएगा 8 का या 5 बार और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे केस में जो टाइम आएगा वो कितने साल का आएगा, यानी 6 गुना होने में कितना समय लगेगा, 25। ये उसका थोड़ा सा 10 साल में धनराशि कितने गुना हो रही है, बहुत सरल लगेगा आपको। 2 गुना होने का मतलब सीधा सीधा हो गया कि 10 साल में हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 20 साल का ही तो पूछ रहा है, यानी एक बार 10 साल का ब्याज और जोड़ेगा। तो अगर 10 साल हो चुके हैं, एक बार 10 साल का ब्याज और सोचो कितना जोड़ेंगे आप इसमें, भाई 10 साल का ब्याज तो फिक्स ही रहेगा, ये तो अगले 10 साल में भी ब्याज 1 ही रुपए जोड़ोगे, 2 में 1 जोड़िए कितना आ गया, यानी 20 साल कंप्लीट होंगे तो पैसा आपका कितने गुना हो जाएगा। ऐसा सरल सवाल है तो आप ऐसे करते हैं, नोट कोई प्रॉब्लम नहीं। धनराशि साधारण ब्याज में 6 साल में कितनी हो रही है, अब देखो कितना ज्यादा है, 45 साल में पूछ रहा है। 6 साल कितनी बार कंप्लीट करोगे, 7 बार, तब जाके 45 साल पे पहुंचोगे। तो इसके अब आप इस तरीके से मत, अब क्या करोगे, आपका पैसा 3 गुना है, कितने साल में है भाई, 6 साल।
तो आपको जो यहाँ पर ब्याज मिल रहा है वो एक्चुअल में कितने रुपए का मिल रहा है? 2 रुपए का ही तो ब्याज मिल रहा है। ब्याज 2 रुपए का मिल रहा है 3 गुना करने के लिए, और कितना समय लग रहा है? अब आपसे कहा यह गया है कि आप बताओ कि 45 वर्ष में इस पैसे को कितने गुना कर दोगे? तो यहां लिख लो 45 साल। अब बताओ यहां पर क्या लिखोगे? ऐसे थोड़ा ना लिखोगे कुछ भी। आपको 6 साल का ब्याज पता है 2 रुपए, तो 45 साल का ब्याज भी तो पता लगाओ, तभी तो पता लगेगा पैसा कितना बढ़ जाएगा। 6 साल का कितना ब्याज है? यहां ब्याज नहीं पता है, चलो यहां पर कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया यहां ब्याज कितना है x, और बटे में कितना आएगा? अब क्या दिक्कत है? 2 से 6 काटेंगे कितना आ जाएगा? 3 से 45 काटिए कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये जो ब्याज है, जो x की वैल्यू वो कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के कितनी आ गई? सरल करना है तो अपने माइंड पे सॉल्व करो। आप यहाँ से देखिए 6 का तिहाई कितना होता है? 6 का तिहाई कितना होता है? तो यहाँ 45 का तिहाई कितना होगा? 15। यानी ब्याज मिल रहा है 15 का। एक में अगर 15 रुपए का ब्याज जोड़ेंगे तो आपका पैसा कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा एक में 15 का ब्याज जोड़ेंगे।